हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू टेक विथ रिद्धि चैनल में। आज अपन बात करेंगे विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 14 का। ये दोस्तों फिफ्थ पार्ट है, यानी कि ये लास्ट पार्ट है और इसमें भी हम हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन आप खुद बना सकें। और दोस्तों बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़ें वो आपको ज़्यादा दिन तक के लिए याद हो जाए और आप वीडियो के बीच में किसी भी तरह से बोर ना हो। और दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो ट्रिक्स बताए जाएं वो आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 81 है कि उन्होंने जनवरी 1830 में सत्य की सदियों पुरानी हिंदू प्रथा का उन्मूलन करने हेतु सरकारी विनियमन का विरोध करने के लिए एक संघ का गठन किया। संघ का प्रमुख सार्वजनिक अन्य बंगाली समाचार पत्र यानी कि समाचार चंद्रिका था। उपयुक्त परिच्छेद में किसका वर्णन किया गया है? ए दिया है केशव चंद्र सेन, बी दिया है श्यामचंद्र दास, सी दिया है राधाकांत देव और डी दिया है शिव नारायण शास्त्री। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि जो जनवरी 1830 में सत्य की सदियों पुरानी जो हिंदू प्रथा था उसका उन्मूलन करने के लिए एक संघ का गठन किया गया था और फिर बंगाली समाचार पत्र समाचार चंद्रिका था तो उसका किनके द्वारा वर्णन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि राधाकांत देव, क्योंकि राधाकांत देव ने जनवरी 1830 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज के प्रचार और प्रसार का विरोध करने के लिए धर्म सभा का आयोजन किया था और उसमें उन्होंने जो सदियों की सदी पुरानी हिंदू प्रथा था उसका विरोध करने के लिए एक संघ का भी गठन किया था। और अपन देखें जो सती प्रथा था उसमें बहुत प्रचलित था तो इस पर जो पूर्ण प्रतिबंध लगाया था वो किसके द्वारा लगाया गया था? तो वो लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और इनको अपन कैसे याद करेंगे? देखिए इसमें शब्द आ रहा है विलियम, यानी कि दोस्तों विलियम यानी कि जो बिल्ला होता है उसको अपन बोलते हैं विलियम, यानी कि अपन जल्दी जल्दी में बिल्ले को अपन बोल देते हैं विलियम। और जो बिल्ला होता है दोस्तों उसका यूज कौन करते हैं? तो इसका यूज करती हैं जो सती यानी कि जो महिलाएं होती हैं वो इसका यूज करती हैं। और कैसे यूज करती हैं? देखिए जो सती यानी कि महिला की बात हो रही है और जो महिला होती हैं तो वो दोस्तों विलियम यानी कि बिल्ला का यूज करती हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उसमें टिक जाती हैं कि अब हमको बिल्ला का यूज नहीं करना है, यानी कि विलियम बेंटिक आ जाएगा। यानी कि जैसे ही आपको शब्द आएगा सती प्रथा तो सती प्रथा पर रोक क्यों लगाएगा? क्योंकि जो सती यानी कि महिलाओं की बात होगी तो महिला बहुत देर तक तो बिल्ले का यूज करेंगी लेकिन फिर वो उस पर टिक जाएंगे कि अब हमको ये नहीं करना, यानी कि जो सती प्रथा है उस पर उन्होंने रोक लगा दिया, यानी कि विलियम बेंटिक आ जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित परिवर्तनों में से कौन से भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा किए गए थे? पहला दिया है विधायी शक्तियों को बंबई और मद्रास की प्रांतीय सरकारों में निहित किया जाना। दूसरा दिया है वायसराय की कार्यकारी परिषद में गैर अधिकारियों का प्रतिनिधित्व। तीसरा दिया है पुलिस शिक्षा सेवाओं आदि को बनाए रखने के लिए प्रांतीय सरकारों को निश्चित राशि दी गई। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि अपन को बताना है जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और इसको दोस्तों अपन ने अपने इसी चैनल पर भी याद किया था, ट्रिक से भी अपन ने इसको पढ़ा था कि जो 1861 है इसको अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा खिसक, यानी कि 61 थोड़ा सा खिसक, और इसी से अपन ने इसको पूरा याद किया था। तो अपन देखें जो 1861 है यानी कि थोड़ा सा खिसक से संबंधित कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे। तो इसमें जो पहला दिया है कि विधायी शक्तियों को बंबई और मद्रास की प्रांतीय सरकारों में निहित किया जाना था, तो यह अलग बिल्कुल से हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा खिसक है। तो दोस्तों अपन खिसकने के लिए अपन क्या बोलते हैं? जैसे ही अपन एक सीट में बोलते हैं तो अपन उनसे बोलने लगते हैं कि भाई हमारा एक मित्र और आ रहा है इसलिए आप थोड़ा सा खिसक जाइए, यानी कि थोड़ा सा खिसक। क्यों खिसक? क्योंकि एक तो दोस्त पहले से बैठा है यानी कि बंबई पहले से बैठा है, अब मद्रास के लिए और अपन जगह बना लेंगे, यानी कि बंबई और मद्रास के लिए अपन थोड़ा सा खिसका देंगे दूसरों के लिए कि भाई अब हमारा एक और दोस्त आ रहा है, यानी कि जो मद्रास है उसके लिए भी अपन जगह बना लेंगे, यानी कि बंबई और मद्रास दो दोस्त हो गए। और इसमें जो दूसरा दिया है कि वायसराय की कार्यकारी
परिषद में गैर अधिकारियों का प्रतिनिधित्व था, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अपन देखें तो अपन थोड़ी सी जगह दूसरों के लिए भी बना लेते हैं, यानी कि गैर अधिकारियों का प्रतिनिधित्व भी था। और इसमें जो तीसरा दिया है कि पुलिस शिक्षा सेवाओं आदि को बनाए रखने के लिए प्रांतीय सरकारों को निश्चित राशि दी गई, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन ने जो थोड़ा सा खिसा के यानी कि अपन ने जगह बनाई, लेकिन अपन ने वो पैसों के लिए नहीं बनाई कि उन्होंने हमको पहले पैसे दे दिए, यानी कि निश्चित राशि दी गई थी इसलिए हमने जगह नहीं बनाई थी। यानी कि पुलिस हो गया, शिक्षा सेवाएं हो गया, और इसके अतिरिक्त भी जैसे जेल हो गया और चिकित्सा सेवाएं हो गया, इन सभी के सेवाओं के प्रशासन के लिए जो प्रांतीय सरकार को केंद्रीकरण किया गया था वो किया गया था 1870 में। इसलिए जो 1861 है यानी कि थोड़ा सा खिसक में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। तो अपन अब इनको एक बार फिर से देख लेते हैं कि 1861 यानी कि थोड़ा सा खिसक है, तो किसके लिए खिसक है? 2 लोगों के लिए, बम्बई और मद्रास की प्रांतीय सरकारों में नियुक्त किया जाना था, इसलिए थोड़ा सा खिसक है। और फिर वायसराय की कार्यकारी परिषद में अपन दूसरों के लिए भी प्रतिनिधित्व कर लेते हैं, यानी कि गैर अधिकारियों का प्रतिनिधित्व किया गया था। लेकिन जो तीसरा वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबद्ध था या थे? पहला दिया है महादेव गोविंद रनाडे, दूसरा दिया है केटी तेलंग और तीसरा दिया है बदरुद्दीन तैयबजी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और अब अपन देखें जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना सन 1852 में जो कलकत्ता के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है उसी की तर्ज पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और अपन देखें जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है इससे कौन कौन संबद्ध थे, तो अपन देखें कि इसमें जो पहला दिया है कि महादेव गोविंद रनाडे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबद्ध नहीं थे, जबकि ये पूना सार्वजनिक जो सभा हुई थी सन 1867 में उससे संबद्ध थे। यानी कि जो पहला वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि केटी तेलंग, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा दिया है कि बदरुद्दीन तैयबजी, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनके अतिरिक्त भी इसमें और लोग भी थे, जैसे कि अपन देखें फिरोज शाह मेहता थे, ये भी इसमें शामिल थे। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें ए दिया है कि आनंद मोहन बोस एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, बी दिया है इसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु घटाने के विरोध में अखिल भारतीय सिविल सेवा आंदोलन का आयोजन किया, सी दिया है इसने 1883 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने में सहायता की, और डी दिया है कि इसे लॉर्ड रिपन के वायसराय कार्यकाल के दौरान गठित किया गया था। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा सही नहीं है। तो अब अपन देखें कि जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन हुआ था उनके संबंध में अपन को बताना है। तो इसमें जो ए नंबर दिया है कि आनंद मोहन बोस इस एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो यह वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो बी नंबर दिया है कि इसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु घटाने के विरोध में अखिल भारतीय सिविल सेवा आंदोलन का आयोजन किया था, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो सी नंबर दिया है कि इसने 1833 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने में सहायता की थी, तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो डी नंबर दिया है कि इसे लॉर्ड रिपन के वायसराय कार्यकाल के दौरान गठित किया गया था, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे लॉर्ड रिपन न होके लॉर्ड लिटन है दोस्तों। इसलिए जो डी नंबर है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है कि वर्ष 1895 की रेलवे आयोग का उद्देश्य था। ए दिया है केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र को
परिभाषित करना। बी दिया है भारत सरकार और भारतीय राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार करना। सी दिया है भारत में अनुसूचित या अत्यधिक व्यय की जांच करना। और डी नंबर दिया है कि भारतीय सिविल सेवा की समस्याओं का अध्ययन और रिपोर्ट करना। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखें जो वर्ष 1895 की वेलवी आयोग आया था तो इनका जो उद्देश्य था वो क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में अनुसूचित या अत्यधिक व्यय की जांच करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि हाल ही में आरंभ की गई आत्मनिर्भर भारत आधारित अटल न्यू इंडिया चैलेंज पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के लिए वित्त पोषण प्रदान करके भारतीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि MSME एवं स्टार्टअप्स में अनुसंधान और नव उन्मेषी को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। और इसमें दूसरा दिया है कि यह कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और कुछ मंत्रालयों द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है। ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है एक और दो दोनों, जबकि डी दिया है ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखें जो अटल भारत अराइज यानी कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज पहल है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि यह प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के लिए वित्त पोषण प्रदान करके भारतीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि MSME एवं स्टार्टअप्स में अनुसंधान और नव उन्मेषी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करता है। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि यह कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो एवं कुछ मंत्रालयों द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और अपन देखें जो इसमें कुछ मंत्रालय है तो इसमें जो 4 मंत्रालय हैं उनको और शामिल किया गया है, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। और जो संबद्ध उद्योग है उनके द्वारा भी संचालित किया जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही हैं। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87 है कि रहनुमाई माजदायासन सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। पहला दिया है रहनुमाई माजदायासन सभा का उद्देश्य पारसियों की सामाजिक दशा का पुनरुत्थान करना था। और इसमें जो दूसरा दिया है कि राष्ट्रगुप्तार यानी कि जो ट्रुथ टेलर है नामक दैनिक समाचार पत्र ने रहनुमाई माजदायासन सभा के संदेश का प्रसार किया। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो रहनुमाई माजदायासन सभा है इसके संबंध में अपन को बताना है। तो इसकी स्थापना जो है वो सन 1891 में की गई थी। और अपन देखें जो इसे पहला दिया है कि रहनुमाई माजदायासन सभा का जो उद्देश्य था वो था कि पारसियों की सामाजिक दशा का पुनरुत्थान करना। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि राष्ट्रगुप्तार यानी कि ट्रुथ टेलर नामक जो दैनिक समाचार पत्र था उसने रहनुमाई माजदायासन सभा के संदेश का प्रचार प्रसार किया था। तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नरम पंथियों की मांगे थीं। इसमें पहला दिया है कि शाही ढांचे के अंतर्गत सीमित स्वशासन, दूसरा दिया है ब्रिटेन में सैन्य व्यय को पूर्णतः ब्रिटिश सरकार द्वारा वहन किया जाए, और तीसरा दिया है कि रियायतवाड़ी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त का विस्तार करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखें जो नरमपंथी की मांगे थी वो कौन कौन सी थी। तो इसमें जो पहला दिया है कि शाही ढांचे के अंतर्गत सीमित स्वशासन करना था। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो नरमपंथी थे उन्होंने
कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य से नैदानिक पृथक्करण की कल्पना नहीं की थी, बल्कि वे शाही ढांचे के अंतर्गत ही केवल सीमित स्वशासन चाहते थे। इसलिए जो पहला वाला है यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि ब्रिटिश में सैन्य व्यय को पूर्णतः ब्रिटिश सरकार द्वारा वहन किया जाए, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नरमपंथी थे उनकी मांगों में यह सम्मिलित किया गया था कि जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा जो सैन्य व्यय है उसको सामान्य रूप से साझा किया जाए। इसलिए जो दूसरा वाला है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त का विस्तार किया जाना था, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो महलवाड़ी व्यवस्था है उसमें भी जो स्थायी बंदोबस्त है उसका भी विस्तार किया जाना था। इसलिए जो तीसरा वाला है यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज जैसे आरंभिक संस्थानों की स्थापना भारतीय भाषाओं एवं धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए की गई थी। दूसरा दिया है कि राजा राम मोहन राय ने बंगाल में प्राच्य महाविद्यालयों की स्थापना का सक्रिय समर्थन किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए दिया है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि जो औपनिवेशिक शासन आया था उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज जैसे आरंभिक संस्थानों की स्थापना भारतीय भाषाओं एवं धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए की गई थी, तो यह बिल्कुल को सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि राजा राम मोहन राय ने बंगाल में प्राच्य महाविद्यालयों की स्थापना का सक्रिय समर्थन किया था, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि राजा राम मोहन ने इसका विरोध किया था, न कि इसका समर्थन किया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। दूसरा दिया है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम गैर भारतीय महिला अध्यक्ष थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? ए दिया है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि इसमें जो पहला दिया है कि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और सरोजिनी नायडू ने सन 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। इसलिए जो पहला वाला है यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम गैर भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो एनी बेसेंट है ये यूरोपीय महिला थी और जो कि पहली और अंतिम भी गैर भारतीय महिला अध्यक्ष थी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 91 है कि ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित किसान विद्रोहों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है नील आंदोलन, दूसरा दिया है मोपाला विद्रोह, तीसरा दिया है बारदौली सत्याग्रह। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है 1 2 3, बी दिया है 2 1 3, सी दिया है 3 1 2 और डी दिया है 1 3 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा सही काल अनुक्रम है। और अब अपन देखें जो किसान विद्रोह हुए थे वो कौन कौन से किस काल अनुक्रम में हुए थे। तो इसमें जो पहला दिया है नील आंदोलन, तो ये सबसे पहले विद्रोह हुआ था किसानों का, और जो कि 1859 से 1860 तक चला था। और अपन देखें जो किसान थे उन्होंने विद्रोह क्यों किया था, तो उन्होंने विद्रोह इसलिए किया था क्योंकि जो उनकी खेती होती थी उसमें उनको नील उगाने के लिए बोला जाता था, और जो किसान नील उगाते नहीं थे तो उनको बहुत दंड दिया जाता था। और फिर जो बंगाल के किसान थे उन्होंने नील आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। और नील आंदोलन के बाद दूसरा जो हुआ था वो हुआ था मोपला विद्रोह, जो कि सन 1921 में प्रारंभ हुआ था। और ये जो मोपला विद्रोह है इसको दंगे के रूप में भी जाना जाता है। और जो तीसरे नंबर पे हुआ था वो हुआ था बारदौली सत्याग्रह, और इसका जो नेतृत्व हुआ था वो किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। और ये जो आंदोलन हुआ था ये सन 1928 में प्रारंभ किया गया था।
क्योंकि सन 1925 में गुजरात में बहुत बाढ़ आई थी और अकाली पड़ा था, जिसके कारण बहुत से लोग इस चपेट में आ गए थे। लेकिन उसी समय जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थे उनके द्वारा किसानों की दुर्दशा को नहीं देखा गया, बल्कि जो किसानों पर कर था उनको और दोगुना कर दिया। इसलिए फिर गुजरात के पास जो बारदौली सत्याग्रह था उसका आयोजन किया गया था और ये किसानों के द्वारा किया गया था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ये हो जाएगा कि 1 2 3 सही काल अनुक्रम है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारतीय संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में पतिदाम किसे संदर्भित करता है। ए दिया है विधवा पुनर्विवाह पर आरोपित किए गए कर को, बी दिया है धार्मिक आयोजनों पर आरोपित किए जाने वाले कर को, सी दिया है बाल विवाह पर आरोपित किए जाने वाले कर को, और डी दिया है कि जघन्य अपराधों के लिए आरोपित किए जाने वाले जुर्माने को। तो इन्हें से आपको बताना है कि जो पतिदाम है वो किसे संदर्भित करता है। तो अपन देखें जो पतिदाम है ये किसे संदर्भित करता है। तो जो पतिदाम है ये विधवा पुनर्विवाह पर आरोपित किए जाने वाले कर को आरोपित करता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि विधवा पुनर्विवाह पर आरोपित किए जाने वाले कर को पतिदाम संदर्भित करता है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गठित राजनीतिक संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित को सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, दूसरा दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा दिया है मद्रास महाजन सभा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है 1 3 2, बी दिया है 2 1 3, सी दिया है 3 2 1, जबकि डी दिया है 3 1 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा सही काल अनुक्रम है। तो अब अपन देखें कि जो ब्रिटिश शासन के दौरान गठित राजनीतिक संगठन हुआ था उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो सबसे पहले गठित हुआ था वो हुआ था मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना सन 1884 में की गई थी। और इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया था, जिसकी स्थापना इसके 1 साल बाद यानी कि सन 85 में की गई थी। और फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 में ही की गई थी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 3 1 2 इसका सही काल अनुक्रम है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94 है कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है अधिनियम या नीति और दूसरी तरफ दिया है प्रावधान। इसमें पहला दिया है कि 1813 का चार्टर एक्ट है वो प्रावधान करता है कि भारतीयों में विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देना। दूसरा है कि शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 ये प्रावधान करता है कि बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को मान्यता दी गई। और इसमें जो तीसरा दिया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ये प्रावधान करता है कि निजी कॉलेजों पर विश्वविद्यालय का नियंत्रण स्थापित किया गया। उपर्युक्त युगों में से कौन से सही सुमेलित हैं। इसमें ए दिया है कि केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा सही सुमेलित है। तो अब अपन देखें जो ब्रिटिश भारत में शिक्षा सुधार हुआ था उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि 1813 का चार्टर एक्ट है उसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीयों में विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देना। तो यह लब्ध से हो जाएगा, क्योंकि जो 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया था उसमें भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक कदम उठाया गया था और उसमें कहा गया था कि साहित्य के पुनरुत्थान एवं संवर्धन के लिए भारत के मूल निवासियों के प्रोत्साहन के लिए और ब्रिटिश क्षेत्रों के जो निवासी है उनके मध्य जो विज्ञान के ज्ञान है उसको बढ़ावा देने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय किए जाने का प्रावधान किया गया था। इसलिए जो 1813 का चार्टर एक्ट है यह रबड़ को सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 ये प्रावधान करता है कि बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को मान्यता दी गई। तो यह रबड़ को गलत हो जाएगा, क्योंकि जो शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव लाया गया था 1913 में, इसमें जो अनिवार्य शिक्षा है उसके सिद्धांत को इनकार कर दिया गया था, लेकिन जो निरक्षरता है उसको दूर करने की जो नीति है उसको जरूर अपनाया गया था। इसलिए जो दूसरा वाला है यह लब्ध को गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें अनिवार्य शिक्षा के जो सिद्धांत है उसको मान्यता नहीं दी गई थी। और इसमें जो तीसरा दिया है कि
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ये प्रावधान करता है कि निजी कॉलेजों पर विश्वविद्यालय का नियंत्रण स्थापित किया गया। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और जितने भी विश्वविद्यालय थे उस पर जो नियंत्रण था वो गवर्नरों का था, कि जो गवर्नर थे वो जिस विद्यालय पर जो नियंत्रण चाहे वो कर सकते हैं, या फिर जो परिवर्तन करना चाहे वो गवर्नर कर सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95 है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में उत्पीड़न आयोग यानी कि टॉर्च्योर कमीशन मद्रास को नियुक्त किया गया था। इसमें ये दिया है कि सिपाही विद्रोहियों के उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने हेतु, बी दिया है वन क्षेत्रों से आदिवासियों को बेदखल करने के लिए बल प्रयोग की जांच करने हेतु, सी दिया है साहूकारों द्वारा वृक्षारोपण करने वाले श्रमिकों के उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने हेतु, जबकि डी दिया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा रैयतों को कर भुगतान करने के लिए व्यवस्था करने के लिए उत्पीड़न के संदर्भ में जांच करने हेतु। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखें जो आधुनिक भारतीय इतिहास में उत्पीड़न आयोग को नियुक्त किया गया था वो किस लिए किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा रैयतों को कर भुगतान करने के लिए व्यवस्था करने के लिए उत्पीड़न आयोग को नियुक्त किया गया था। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96 है कि हाल ही में केंद्रीय पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए सरोद पोर्ट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है ये भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर पीपीपी परियोजना के लिए विवाद समाधान तंत्र है। और दूसरा दिया है कि इन्हें सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, जबकि डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो सरोद पोर्ट्स है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो सरोद पोर्ट्स जो है इसका मुख्य उद्देश्य है कि समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान हेतु सलाह और सहायता प्रदान करना। तो अपन देखें जो से पहला दिया है कि ये भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर पीपीपी परियोजना के लिए विवाद समाधान तंत्र है। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इन्हें सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया है। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू करने की घोषणा की है। ए दिया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, बी दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, सी दिया है नीति आयोग और डी दिया है वित्त मंत्रालय। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो डिजिटल भुगतान सूचकांक है इसको शुरू करने की घोषणा किसने की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और जो डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि डीपीआई है इसकी स्थापना इसलिए की गई है ताकि विभिन्न प्रकार के डिजिटल भुगतान है उसकी विधियों के प्रवेश और गहनता के संबंध में सटीक आकलन किया जा सके। और जितने भी डिजिटल डिवाइस है जैसे कि फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इन सभी के बीच जो अंतर है उसको एक समान करने में सहायता मिल सके। इसलिए जो डिजिटल भुगतान सूचकांक है इसको शुरू करने की घोषणा की गई है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98 है कि आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल यानी कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव हाल ही में जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया एक व्यापार समूह है जिसमें निम्न में से कौन से देश शामिल है। पहला दिया है भारत, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका और चौथा ऑस्ट्रेलिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 2 और 3, बी दिया है केवल 1, 3 और 4, सी दिया है केवल 1 और 4, जबकि डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल यानी कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है ये जापान द्वारा प्रारंभ किया गया, लेकिन इसमें किस किस को शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल किया गया है, जबकि चीन और अमेरिका को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि चीन और अमेरिका इन दोनों के मध्य कोविड-19 के कारण बहुत ही बड़ा अवरोध उत्पन्न हो गया है। इसलिए जो जापान है उसने भारत और ऑस्ट्रेलिया बस को इसमें शामिल किया है। और अब अपन चलते हैं
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 99 है कि विधान पार्षदों की सुधारों के संबंध में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से प्रारंभ किए गए थे। पहला दिया है, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों के आकार में वृद्धि की। दूसरा दिया है, सदस्यों को मतदान करने और वार्षिक बजट पर चर्चा करने के अधिकार प्रदान किए गए थे। तीसरा दिया है, प्रथम बार निर्वाचन प्रारंभ किए गए थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें, जो 1892 अधिनियम है इसके संबंध में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों के आकार में वृद्धि की, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि सदस्यों को मतदान करने और वार्षिक बजट पर चर्चा करने के अधिकार प्रदान किए गए थे, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सदस्यों को मतदान करने का अधिकार तो दिया गया था, लेकिन जो वार्षिक बजट है उस पर चर्चा करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसलिए जो दूसरा वाला है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि प्रथम बार निर्वाचन प्रारंभ किए गए थे, तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। और दोस्तों, हमारे इसी चैनल पर जितने भी एक्ट हैं इस पर हमने वीडियो बना रखी है, जो कि दोस्तों पूरी ट्रिकी है। और यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 100 है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खरीफ फसलों को भारत में इनके आच्छादन क्षेत्र के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है तिलहन, दूसरा दिया है गन्ना, तीसरा चावल और चौथा जूट और मैस्ता। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है 3, 1, 2, 4, बी दिया है 3, 2, 1, 4, सी दिया है 4, 2, 1, 3, जबकि डी दिया है 4, 1, 2, 3। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा सही उत्तर है। तो अपन देखें, जो आच्छादन क्षेत्र सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक चावल का है, जिसका आच्छादन क्षेत्र अभी बताया गया है 402.25 लाख हेक्टेयर, जबकि इसके पहले जो इसका आच्छादन क्षेत्र था वो था 373.87 हेक्टेयर था। यानी कि इसमें वृद्धि हुई है वो हुई है 7.59% की। और फिर जो दूसरे नंबर में वृद्धि हुई है वो हुई है तिलहन की, जिसका आच्छादन क्षेत्र 195.99 बताया गया है। और इसके पहले जो इसका आच्छादन क्षेत्र था वो था 176.91, यानी कि इसमें भी वृद्धि हुई है वो हुई है 10.9% की। और इसमें दोस्तों आपने पहले बात किया है कि जो आच्छादन क्षेत्र है उससे संबंध अपन को बताना है, ना कि जो वृद्धि हुई है वो परसेंट बताना है। इसलिए जो इसका दूसरा है वो आ जाएगा तिलहन, और तीसरे नंबर में आ जाएगा गन्ना, जिसका आच्छादन क्षेत्र अभी बताया गया है 52.46 लाख हेक्टेयर। और इसके पहले जो इसका आच्छादन क्षेत्र था वो था 51.75 लाख हेक्टेयर। और इसके बाद जो लास्ट में बताया गया है वो बताया गया है जूट और मैस्ता, जिसका आच्छादन क्षेत्र अभी हाल ही में बताया गया है कि 6.97 लाख हेक्टेयर, और जबकि इसके पहले था वो था 6.86 लाख हेक्टेयर। यानी कि इसमें वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि हुई है मात्र 1.68% की। यानी कि इसका सही कालानुक्रम हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि 3, 1, 2, 4 इसका सही काल अनुक्रम है। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। और दोस्तों, प्रेस बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।